to Sharma classes. Good evening everyone, welcome to Sharma classes. Today we are going to start the first chapter of history for class 10, social science, that is rise of nationalism in Europe. ठीक, today we will cover this chapter as soon as possible. This one shot we are going to cover this whole chapter. So let's get started without wasting any time. So what does nationalism means? नेशनलिज्म का मतलब यहाँ पे होता क्या है, पहले तो वो चीज क्लियर करो आप लोग. व्हाट डज द वर्ड नेशनलिज्म मीन्स? ठीक, तो बेसिक डेफिनेशन इज नेशनलिज्म होता क्या है. नेशनलिज्म इज सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग, एक अपनेपन की फीलिंग आना. दैट इज व्हाट सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग मीन्स. नेशन के नाम से जब आए, देश के नाम से जब आए, दैट इज नेशनलिज्म. एक सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग, जैसे कि बोलते हैं हम सब भारतवासी हैं, तो एक सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग आती है कि वी ऑल बिलोंग टू वन कंट्री, दैट इज इंडिया. सो दिस इज व्हाट द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग मीन्स. अब नेशनलिज्म सबसे पहले राइज कहाँ पे हुआ? यूरोप में. यूरोप से फिर अदर कंट्रीज में गया, यूरोपियन कंट्रीज में. लेटर ऑन इट केम टू एशिया. लेटर ऑन इट केम टू एशिया. इसलिए जो सेकंड चैप्टर है हिस्ट्री का 10th क्लास का, वो हम पढ़ते हैं क्या? नेशनलिज्म इन इंडिया. और उसमें किन किन लीडर्स का मेजर हाथ रहा, वो चैप्टर हम कवर अप कर चुके हैं, वो आपको यूट्यूब चैनल पे पहले ही मिल जाएगा. तो चलो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को. So first is basic definition of nationalism. First one is definition. किसकी definition पढ़ेंगे हम लोग? पढ़ेंगे nationalism. नेशनलिज्म की हम यहाँ पे डेफिनेशन पढ़ेंगे. तो इसकी डेफिनेशन क्या थी? सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग. सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग. सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग जो हमें किसके नाम से है? देश के नाम से है. दैट वाज नेशनलिज्म. अब नेशनलिज्म राइज कैसे हुआ? एक व्यक्ति थे, ड्यूक मेटरनिच. ड्यूक मेटरनिच. अब आपने लास्ट ईयर एक चैप्टर पढ़ा होगा, फ्रेंच रेवोल्यूशन. फ्रेंच रेवोल्यूशन में क्या हुआ था, उसी का कंटिन्यूएशन है ये चैप्टर. 9th का जो हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर था, 10th हिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर है, वो उसी चीज का कंटिन्यूएशन है. तो ड्यूक मेटरनिच ने कहा था, व्हेन फ्रांस स्नीजेस, व्हेन फ्रांस स्नीजेस, रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेस कोल्ड. रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेस कोल्ड. इसका मतलब ये था, जो भी चेंजेस फ्रांस में हमें देखने मिले, उसके कुछ ना कुछ इफेक्ट सारे यूरोप में हमें देखने मिले. एवरीवन गॉट इंस्पायर्ड, इन्फ्लुएंस्ड बाय द चेंजेस दैट ऑकर्ड इन फ्रांस. सो दीस वर द major changes. What were the major changes? How the liberals came out from the society, how they made revolutionary changes in the French constitution, how they made new constitution, how they made a republic, how Maximilien Robespierre came and abolished many things. Then later on Napoleon entered France. और नेपोलियन ने एंटर कब किया था फ्रांस को? इन 1798 नेपोलियन फ्रांस में एंटर कर गया था, और 1804 में ही वाज कॉन्कर्ड एज द न्यू एम्परर ऑफ फ्रांस. तो वो हम आगे चल के पढ़ेंगे. तो बेसिक डेफिनेशन होती है नेशनलिज्म की क्या? सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग, जो हमारे देश के नाम से आए. फिर ड्यूक मेटरनिच ने क्या कहा था? व्हेन फ्रांस स्नीजेस, रेस्ट ऑफ द यूरोप कैचेस कोल्ड. जब भी फ्रांस छींकता है तो सारे यूरोप को सर्दी लग जाती है. इसका मतलब यही था कि जो चेंजेस फ्रांस में हुए, उसके कुछ ना कुछ इफेक्ट्स हमें देखने को कहां पे मिले? वी सॉ दीज इफेक्ट्स इन रेस्ट ऑफ द यूरोप. व्हाट वर द यूरोपियन कंट्रीज दैट वी सॉ? ब्रिटेन में हमें देखने को मिले, इटली में हमें देखने को मिले, जर्मनी में हमें ये सारे इफेक्ट्स देखने को मिले. नाउ नेक्स्ट स्लाइड विल गो ऑन. सो दिस इज द पेंटिंग. ये पेंटिंग आपके चैप्टर के फर्स्ट पेज पे है. दिस पेंटिंग वाज मेड बाय अ फ्रेंच आर्टिस्ट इन 1848. फ्रेंच आर्टिस्ट का नाम क्या था? फ्रेडरिक सोरो. और इस पेंटिंग का नाम था पैक्ट बिटवीन नेशन. पैक्ट बिटवीन नेशन. और ये पेंटिंग बनी थी एक उटोपियन विजन पे. किस विजन पे? ऑन अ उटोपियन विजन. अब आपके पहले पेज पे डेफिनेशन बॉक्स में उटोपियन की मीनिंग दी गई है. उटोपियन विजन का मतलब होता है ऐसी सोसाइटी दैट इज नॉट लाइकली टू बी फॉर्म्ड. A society that is not likely to be formed in the future. एक ऐसा समाज जो कि मुश्किल है बनना, मतलब नामुमकिन टाइप है कि नहीं हो सकता ऐसा बनना.
फॉर एग्जाम्पल बोल सकते हैं जैसे तारक मेहता का उल्टा चश्मा आता है, इतने हंसी खुशाल सब लोग रहते हैं उसमें, रेयरली वील सी अ सोसाइटी जो ऐसी हो। तो इट इज उटोपियन विजन। उटोपियन विजन में उसमें दिखाया क्या गया है, कंट्रीज आर कमिंग फ्रॉम साइड एंड मूविंग टुवर्ड्स, कहाँ पे मूव कर रहे हैं, दे आर कमिंग फ्रॉम अ मोनार्की साइड और मूव करते जा रहे हैं रिपब्लिक साइड। यहाँ पे स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी खड़ा हुआ है, उसके दाएं हाथ में क्या है, डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ मैन, बाएं हाथ में क्या है, एक टॉर्च, टॉर्च ऑफ एनलाइटनमेंट। ठीक, ये उन्हें रास्ता दिखा रही है कहां पे जाने का, टुवर्ड्स दी रिपब्लिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। यहाँ पे गॉड हैं जो इन्हें ब्लेस कर रहे हैं, एंजल्स भी हैं वो इन्हें देख रही हैं, दे आर ब्लेसिंग देम। नीचे क्या पड़ा हुआ है, नीचे जो कचरा पड़ा हुआ है ये डिनोट करता है मोनार्की वेस्ट, जो राजा महाराजाओं के सिंहासन हैं, उनके मुकुट हैं वो नीचे डले हुए हैं। इसका मतलब ये बताया गया है कि जो लोग आ रहे हैं वो मोनार्की सिस्टम को छोड़ते हुए आ रहे हैं और रिपब्लिक तरफ, रिपब्लिक की ओर क्या चलते आ रहे हैं, चले जा रहे हैं। तो व्हाट डज उटोपियन मींस, उटोपियन मींस अ सोसाइटी दैट इज नॉट लाइकली टू बी फॉर्म्ड इन करेंट फ्यूचर, जो नहीं बनने वाली। यहाँ पे जर्मनी का फ्लैग देखने को मिलेगा, तब तक जर्मनी का कोई फ्लैग ही नहीं था जब फ्रेडरिक सोरो ने पेंटिंग को बनाया था, देयर वाज नो सच फ्लैग ऑफ जर्मनी। तो ये समझ लो मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज किस ईयर में बनाई गई थी, इट वाज मेड इन 1848। किसने बनाई थी, फ्रेडरिक सोनो ने बनाई थी। नाम क्या था पेंटिंग का, पैक्ट बिटवीन नेशन। यही सारी चीजें पूछी जा सकती हैं इन द एमसीक्यूज टाइप। और जो इस पेंटिंग के बारे में डिटेल में आएगा तो आपको एक पैरा दिया जाएगा केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस में, उसमें पूछा जाता है व्हाट डज द वर्ड उटोपियन मींस, उटोपियन का मतलब क्या होता है, तो वो मैं आपको बता चुका हूँ, सोसाइटी जो फ्यूचर में लाइकली पॉसिबल है कि ना बने। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, तो ये हमारे कौन, नेपोलियन, नेपोलियन बोनापार्ट। अब नेपोलियन बोनापार्ट जब फ्रांस में आए तो लोग बहुत खुश थे। ठीक नाउ नेपोलियन एंटर कब किए फ्रांस में, एंटर इन फ्रांस, ही एंटर्ड इन फ्रांस इन 1798, 1798 में फ्रांस में एंटर किए और 1804 कब, 1804 ही वाज क्राउन्ड एज द न्यू एम्परर। ये क्या बन गए थे यहाँ पे, न्यू एम्परर ऑफ फ्रांस। यहाँ पे नए एम्परर बन गए फ्रांस के और इन्हें कई सारे चेंजेस लाए। उन चेंजेस के बारे में पता चलेगा। तो जब नेपोलियन आ रहे थे तो लोग बहुत ज्यादा खुश थे कि नेपोलियन आ रहे हैं, और नेपोलियन ने जो चेंजेस लाए उन्हें देखकर लोग इतने ज्यादा खुश हो गए कि सब कंट्रीज चाहती थी आसपास की वो क्या करें कि नेपोलियन हमारे यहाँ पे आए, हमारे यहाँ पे वो रूल करें और हमें हमारे यहाँ पे कुछ चेंजेस को लाया जाए। तो सबसे मेन चीज है 1798 में क्या हुआ, 1798 में वो आए, 1804 में उन्होंने क्या किया, यहाँ पे 1804 में उन्होंने गद्दी संभाली किसकी, फ्रांस की। अब 1804 में उन्होंने कुछ चेंजेस लाए, व्हाट वर दी चेंजेस, 1804 में जो चेंजेस लाए उन्हें बोला गया था सिविल कोड ऑफ कंडक्ट। उन्हें क्या बोला गया, सिविल कोड ऑफ कंडक्ट। तो व्हाट वाज सिविल कोड ऑफ कंडक्ट, ये कुछ चेंजेस थे, दो तरीके के चेंजेस थे, पहला था पॉलिटिकल चेंजेस और दूसरा था एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस। ठीक, ये दो चेंजेस इन्होंने यहाँ पे किए कि लोग बहुत ज्यादा खुश हो गए। एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस से इतने ज्यादा खुश हो गए कि जो आस पड़ोस की कंट्रीज थी वो चाहती थी कि नेपोलियन हमारे यहाँ पे आए और नेपोलियन क्या करे, हमारे यहाँ पे रूल करें। बट जो पॉलिटिकल चेंजेस किए, पॉलिटिकल चेंजेस करने के बाद वो लोगों की आंखों में चुभने लगे, पीपल स्टार्टेड टू हेट हिम, बहुत ज्यादा नफरत करने लगे नेपोलियन से और चाहते थे नेपोलियन को क्या कर दें, यहाँ से भगा दें। सो व्हाट वर दिस चेंजेस, चलो समझते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस और यहाँ पे थे पॉलिटिकल चेंजेस। अब एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस क्या किए, पहला तो क्या, बर्थ प्रिविलेजेस इन्होंने एंड कर दिए। क्या कर दिए, बर्थ प्रिविलेज, कि भैया कोई बर्थ प्रिविलेज वगैरह नहीं है, जो जिस स्टेट में पैदा हो रहा है उससे कुछ लेना देना नहीं, आप जो भी आपके राइट्स हैं वो कुछ नहीं रहेंगे, बर्थ प्रिविलेजेस सारे खत्म कर दिए। नो वन विल बी आइडेंटिफाइड बाय द बर्थ व्हिच ही टुक प्लेस इन एनी फैमिली, ये हो गया। दूसरा था टैरिफ बैरियर्स रिमूव कर दिए। क्या रिमूव कर दिए, टैरिफ बैरियर्स रिमूव। अब टैरिफ बैरियर रिमूव करने से क्या फायदा था, अब क्या होता था, पहले किसी को कहीं पे जाना, देखो यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल ये कोई स्टेट हो गई,
उसे एक कोने से दूसरे कोने पे जाना है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज रामलाल, तो रामलाल वॉन्ट्स टू गो इन दिस पार्ट ऑफ स्टेट, और यहाँ पे रामलाल को कोई चीज़ इसको श्यामलाल को बेचनी है। ठीक, तो क्या होता था, जो भी स्टेट की बाउंड्रीज होती थी यहाँ पे टैक्सेस कलेक्ट किए जाते थे। पहले टैरिफ बैरियर्स थे, जैसे आज के टाइम पे टोल होते हैं, तो वैसे यहाँ पे बैरियर्स थे, तो कुछ अमाउंट उनसे ले लिया जाता था। इससे फॉर एग्जांपल 10 रुपए की कोई चीज़ बेचने जा रहा है, यहाँ पे उसने 1 रुपये दिया, यहाँ पे 1 रुपये दिया, यहाँ पे उसने 1 रुपये दिया, वहाँ पे जाते जाते उसकी जो कॉस्ट प्राइस थी वही 10 से ज़्यादा हो गई, 10 रुपये से ज़्यादा हो गई, तो सेलिंग प्राइस क्या होगी, काफ़ी ज़्यादा उसमें चेंजेस आएंगे। तो यहाँ पे जिसको श्यामलाल को बेचने गया है, तो इट विल नॉट बी कॉस्ट एफिशिएंट फॉर श्यामलाल टू परचेज दीज थिंग्स। तो व्हाट नेपोलियन डिड, नेपोलियन ने क्या किया, नेपोलियन ने ये सारे टैरिफ बैरियर्स हटा दिए। अब जो रामलाल है ही कैन फ्रीली एक्सचेंज, कहीं पे भी जाके किसी को भी बेच सकता था, एनीथिंग ही कुड सेल। वेरी गुड आइडिया। फिर तीसरा था, उन्होंने गिल्ड सिस्टम खत्म कर दिए, ही एंडेड गिल्ड सिस्टम। तो गिल्ड सिस्टम क्या थे, व्हाट वाज गिल्ड सिस्टम? गिल्ड सिस्टम था कि कोई मार्केट में कोई एक पर्टिकुलर इंसान रहेगा या ग्रुप या कमेटी रहेगी, वही डिसाइड करेगी कि मार्केट में कौन रह सकता है। ठीक, फॉर एग्जांपल ज्वेलर्स हैं, तो कहीं पे 5 ज्वेलर्स हैं किसी सिटी में, तो वो 5 ज्वेलर डिसाइड करेंगे कि 6 ज्वेलर यहाँ पे आके काम कर सकता है या नहीं। उनके परमिशन के बिना ना तो रेट बढ़ा सकता है ना घटा सकता है। अगर उनकी परमिशन मिलेगी तभी वो काम कर सकता है, परमिशन नहीं मिली तो वो काम नहीं कर सकता है। इससे एक तरीके की जो गोल्ड गिल्ड सिस्टम में जो लोग जुड़े हुए थे उनकी एक तरीके से क्या चलती थी, यहाँ पे मोनोपोली चलती थी। ठीक, रूल कर रहे थे वो इन मार्केट्स को। फोर्थ, स्टैंडर्डाइज्ड weights and measures। जो वेट्स और मेजर थे उन्हें स्टैंडर्डाइज कर दिया। स्टैंडर्डाइज करने का मतलब था सब जगह एक कर दिया, क्योंकि कई सारे स्टेट्स थे। फॉर एग्जांपल ये हमने 4 स्टेट अलग से फिर से बना दिए, तो ये चारों स्टेट में यहाँ पे वजन कुछ और था 1 किलो का, यहाँ पे 1 केजी का कुछ और, यहाँ पे 1 केजी का कुछ और, यहाँ पे 1 केजी का और। तो उन्होंने कहा सब जगह सेम माप तोल जो रहेगी वो सारे जगह पे सेम चलेगी, कोई चेंजेस कहीं पे भी नहीं होंगे, सारे जगह पे क्या रहेंगे, सेम चीजें रहेंगी। तो ये भी चीज, तो लोग यहाँ पे बहुत ज्यादा खुश हो गए। ठीक, राइट टू प्रॉपर्टी उन्होंने हटा दिया, राइट टू प्रॉपर्टी दे दिया, राइट टू प्रॉपर्टी, इन्होंने राइट टू प्रॉपर्टी क्या दे दिया, इन लोगों से जो चर्च वाले लोग थे उनसे हटा के नॉर्मल पीपल को दे दिया। पहले क्या हुआ करता था, किसी पिताजी, अगर किसी के पिताजी खत्म हो गए तो उनकी सारी संपत्ति चर्च के पास चली जाती थी। अब नेपोलियन ने कहा चर्च के पास कोई चीज नहीं जाएगी, सारा पैसा किसके पास आएगा, उनके संतानों के पास। तो एक लॉ ऑफ इनहेरिटेंस बना दिया यहाँ पे कि जो भी चीज है वो किसके पास जाएंगी, आपके पास जाएंगी। वेरी गुड। यहाँ पे लोग इतने ज्यादा खुश हो गए थे कि आसपास के कंट्रीज वाले सब लोग इनवाइट कर रहे थे कि नेपोलियन हमारे यहाँ पे आए, हमारे यहाँ पे क्या करे, नेपोलियन यहाँ पे रूल करे। बहुत सारी अच्छी चीजें हो गई। अब नेपोलियन ने कुछ ऐसे चेंजेस किए जिसकी वजह से वो सबकी आंखों में बुरा बन गया। पॉलिटिकल चेंजेस क्या थे? पहला था स्लेवरी रीइंट्रोड्यूस्ड, स्लेवरी री इंट्रोड्यूस्ड, स्लेवरी को उसने वापस इंट्रोड्यूस कर दिया, फिर से मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर हटाए गए थे, फिर से कर दिया। दूसरा क्या था, फोर्सफुल रिक्रूटमेंट इन आर्मी, फोर्सफुल रिक्रूटमेंट इन आर्मी, आर्मी में जबरदस्ती लोगों को करने लगे, यहाँ पे भर्ती करने लगे। अब जिसके घर में एक ही बेटा था उसको भी जबरदस्ती भर्ती कर लिया यहाँ पे। सो ये सारी चीजें फोर्सफुली की जा रही थी यहाँ पे। टैक्सेस बढ़ा दिए, टैक्सेस इंक्रीज्ड, और लास्टली जाके सेंसरशिप भी उनने लगा दी। क्या लगा दी यहाँ पे? सेंसरशिप। सेंसरशिप होती है किसी भी चीज पे रोक टोक, कि राजा के खिलाफ आप कुछ नहीं बोल सकते, उनके खिलाफ कोई चीज पब्लिश नहीं कर सकते, ये सारी चीजें यहाँ पे उन्होंने लगा दी। तो क्या क्या था? सेंसरशिप, टैक्सेस इंक्रीज्ड, फोर्सफुल रिक्रूटमेंट इन आर्मी, स्लेवरी रीइंट्रोड्यूस, स्लेवरी को क्या कर दिया उन्होंने यहाँ पे फिर से रीइंट्रोड्यूस कर दिया। अब पहले जो स्लेवरी हटा के गए थे, तो अबॉलिश कौन किया था स्लेवरी? स्लेवरी किया था मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियरे। इन्होंने जब रेन ऑफ टेरर चल रहा था 1793 टू 1794, इन्होंने स्लेवरी को अबॉलिश कर दिया था, स्लेवरी पूरी खत्म कर दी थी। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अब जब इतने आंखों में चुभने लगे लोगों के, तो लोगों ने डिसाइड किया, लोगों ने क्या डिसाइड किया कि भैया इन्हें हटाना पड़ेगा, इन्हें यहाँ गद्दी से हटाना पड़ेगा। तो ये जो कंट्रीज थी आसपास की कंट्रीज थी, ये सब मिलके गए 4 कंट्रीज के पास। ये 4 कंट्रीज कौन सी थी? ब्रिटेन,
ऑस्ट्रिया, प्रशिया और रशिया, ये 4 कंट्रीज के पास गए। इन 4 कंट्रीज को याद करने का इजी सा वे है, चारों कंट्रीज के नाम याद रख लो। चारों कंट्रीज को बोल दो आप बाप रे, बाप रे। ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया, प्रशिया और रशिया। ठीक है, ये 4 कंट्रीज के पास गए। तो ये 4 कंट्रीज जाती हैं नेपोलियन के अगेंस्ट। ठीक है, नेपोलियन के अगेंस्ट कब जाती हैं? 1815। 1815 में बैटल ऑफ वाटरलू किस में जाती हैं? बैटल ऑफ वाटरलू। और इसमें फिर नेपोलियन को ये चारों कंट्रीज क्या कर देती हैं? डिफीट कर देती हैं, चारों कंट्रीज से हरा देती हैं। और यही रीजन रहता है नेपोलियन ऐसे हार जाता है। हार जाता है, मरता नहीं है। लेटर ऑन 1821 में उसकी मौत होती है, ठीक, ड्यू टू नेचुरल कॉजेस। इस टाइम पे क्या होता है? इस टाइम पे इसकी कोई भी मौत नहीं होती, ये हार जाता है और वहां से चला जाता है। अब पूछा जाएगा नेपोलियन कहाँ से था, तो नेपोलियन वाज फ्रॉम फ्रांस। अब क्या हुआ? ये है ट्रीटी ऑफ वियना। क्या है? ट्रीटी ऑफ वियना। अब ट्रीटी ऑफ वियना का मतलब क्या था? जब ये चारों कंट्रीज ने इन्हें हरा दिया, बाप रे, डिफीटेड नेपोलियन। उसके बाद क्या हुआ? जैसे बाप खत्म हो जाता तो चारों बेटे बंटवारे के लिए बैठ गए, वैसे ये चारों कंट्रीज बैठ गई बंटवारे के लिए। ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया, प्रशिया, रशिया, BAPR। और ये चारों कंट्रीज जाके मिलती हैं ऑस्ट्रिया में। ऑस्ट्रिया में भी कहाँ पे? वियना। और किसके अंडर मिलती हैं? किस लीडर के अंडर मिलती हैं? वो लीडर होते हैं ड्यूक मेटरनिच। ड्यूक मेटरनिच। ठीक, और ड्यूक मेटरनिच कौन होते हैं? ऑस्ट्रियन चांसलर। ठीक, ये दिया गया है कांग्रेस डी वियना 9 जून 1815। ठीक, ये सारी चीज़ें दी गई हैं इसमें। ऑफिशियल स्टेटमेंट था यही जो उस टाइम पे यूज़ हुआ था। तो ऑस्ट्रियन चांसलर के प्रेजेंस में ये सारी चीज़ें हुई, और जो भी डिवीजन होगा वो इन्हीं के अंडर होगा, सारी चीज़ें इन्हीं के अंडर होगी। तो व्हाट वे द मेजर पॉइंट्स ऑफ ट्रीटी ऑफ वीना? ट्रीटी ऑफ वीना के जो मेजर पॉइंट्स थे, वो मेजर पॉइंट्स क्या थे? पहला वाला पॉइंट्स था सेट ऑफ बाउंड्रीज टू बी सेटअप। सेट ऑफ boundaries to be set up across फ्रांस। फ्रांस के एक्सपेंशन को रोकने के लिए सेट ऑफ बाउंड्रीज उसके आसपास क्या करी जाएंगी? बनाई जाएंगी। दूसरा, बर्बन डायनेस्टी वाज रिस्टोर्ड टू पावर। बर्बन डायनेस्टी को रिस्टोर कर दिया। भैया बर्बन डायनेस्टी वाले फिर से वैसे के वैसे हो गए, यहाँ पे नया राजा आ गया किसी बर्बन डायनेस्टी के। वही बर्बन डायनेस्टी थी जिसके कौन थे? लुइस 16, फ्रेंच रेवोल्यूशन में पड़ा होगा। उसके बाद थर्ड वन, बर्मन डायनेस्टी को क्या कर दिया यहाँ पे इनने? रिस्टोर कर दिया। तीसरा वाला था जो जर्मन कन्फेडरेशन थे, जर्मन कन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट्स वर लेफ्ट अनटच्ड। उसे किसी ने नहीं छुआ, उसे वैसा का वैसा रख दिया गया। टेरिटरी एनेक्स्ड अंडर नेपोलियन। टेरिटरीज annexed under Napoleon were redistributed। और लास्टली जो 5th पॉइंट था, प्रशिया वॉज गिवन। रशिया को क्या दिया गया? पोलैंड का पार्ट दिया गया। ये वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है, अभी आगे जाकर रोमांटिसिज्म में भी पढ़ोगे ये सारी चीजें। ठीक, और जो प्रशिया था उसे पार्ट दिया गया सैक्सोनी का। अब इसके बाद क्या हुआ? ये नया कंजर्वेटिज्म राइज किया यहाँ पे। नया कंजर्वेटिज्म क्या था?
कि अब ये कंजर्वेटिज्म को फिर से लाना चाहते थे। जो सिचुएशन फ्रेंच रेवोल्यूशन के पहले थी वही ये सिचुएशन फिर से लाना चाहते थे, क्योंकि सारे मोनार्क्स चाहते थे कि जो चीजें हो चुकी हैं वो सारी चीजें फिर से रिपीट ना हो। तो ये चेंजेस थे, आप लिख सकते हो, अपने नोट्स में बना सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक पे मूव ऑन करते हैं। ठीक। अब क्या हुआ, चेंजेस क्या हुआ इसके बाद, जो नए राजा आ गए उन्होंने कंजर्वेटिज्म लगा दिया। उसके बाद फिर क्या हुआ, यहाँ पे लिबरलाइजेशन हुई, फ्रीडम दिया गया दुकानदारों को, मार्केट प्लेसेस को, अपने मन मर्जी से काम कर सकते, उन्हें लिबरलाइज किया गया, उन्हें फ्री किया गया, उन्हें पहली बार फ्रीडम महसूस हुई। जो गिल्ड सिस्टम थे वो सारे हटा दिए गए। नाउ पीपल वेर रियली फ्री, कि वो किसी भी काम को कर सकते थे विदाउट एनी हेजिटेशन, और आसानी से कोई भी काम कर सकते थे। क्लियर। अब यहाँ पे आते हैं, लिबरलाइजेशन जब हो गया तो क्या जरूरत पड़ी, एक जरूरत पड़ी हमारे यहाँ पे ज़ोल्वरीन की। तो व्हाट वाज ज़ोल्वरीन, क्वेश्चन आता है। तो ज़ोल्वरीन वाज अ कस्टम यूनियन, एक कस्टम यूनियन था, एक संघ था, जो कि बनाया कब गया था, इट वाज मेड इन 1834। और इसके दो मेन काम थे। पहला काम इसका क्या था, टैरिफ बैरियर्स हटाए इसमें, टैरिफ बैरियर्स रिमूव। और दूसरा काम इसने क्या किया, करेंसी को रिड्यूस कर दिया, करेंसी वर रिड्यूस्ड फ्रॉम 30 टू 2। 30 करेंसी से इसने कितनी करेंसी कर दी थी, यहाँ पे 2 करेंसीज कर दी थी। तो दैट वाज ज़ोल्वरीन। ज़ोल्वरीन बनाया गया था एक कस्टम यूनियन, और इसका मेन एम ये था कि वो क्या करे, टेरिफ बैरियर्स को हटाए, और करेंसीज जो अलग अलग करेंसीज चल रही 30 करेंसीज, उनको रिड्यूस करके उन करेंसीज को कितना कर दे, ये 2, कितनी करेंसीज कर दे, इनको 2 करेंसीज में ला दे। सो दिस वाज ज़ोल्वरीन, 1834 में बना, और इसका मेन एम ये था। उसके बाद, इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक्स आते हैं वो इजी टॉपिक्स हैं, हम वन शॉट में कर रहे हैं, तो जो टॉपिक ज़्यादा रेलेवेंट नहीं है हम उन्हें कवर अप नहीं करेंगे, बट मोस्टली सारी चीज़ें हम कवर अप करते चले जा रहे हैं इसके बाद। तो ट्रीटी ऑफ वियना हो गया अपना, ज़ोल्वरीन हो गया, उसके पहले हमारी फ्रेडरिक सोरो की पेंटिंग थी वो कर ली, सिविल कोड ऑफ कंडक्ट कर लिए। अब आते हैं एक टॉपिक पे जो है रोमांटिसिज्म। देखो, अपराइजिंग ऑफ मिडिल क्लास, एरिस्टोक्रेसी है, दैट यू कैन रीड फ्रॉम एनसीईआरटी, इनकम्प्लीट, दैट इज नॉट बिग मच बिगर। अब आते हैं यहाँ पे रोमांटिसिज्म। रोमांटिसिज्म होता क्या है, स्प्रेडिंग वननेस थ्रू फोक सॉन्ग्स, फोक डांसेस, फोक सॉन्ग्स, फोक डांसेस, फोक सॉन्ग्स, फोक डांसेस, फोक लोर, etc। मतलब इन सारी चीज़ों से क्या होते हैं, यहाँ पे स्प्रेड आउट होते हैं और फैलते चले जाते हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पे स्प्रेड आउट होती हैं। अब यहाँ पे कई सारे रोमांटिक आर्टिस्ट हुए, 2 रोमांटिक आर्टिस्ट जिनके नाम आपके यहाँ पे क्लियरली दिए गए हैं और अच्छे तरीके से दिए गए हैं। वो 2 रोमांटिक आर्टिस्ट कौन कौन से हैं, वो ज़्यादा रेलेवेंट है। रोमांटिसिज्म, स्प्रेडिंग द फीलिंग ऑफ वननेस थ्रू फोक सॉन्ग्स, फोक डांसेस, हाइम्स, एंथम, ओथ्स, फोक लोर्स, फोक स्टोरीज, मतलब लोकगीत हैं। फॉर एग्जाम्पल हम उत्तर प्रदेश से हैं, आप राजस्थानी हैं, तो राजस्थानी जब आप गीत सुनोगे तो आपको अपनेपन की फीलिंग आएगी, एक अरे ये तो हमारे लोग ही हैं, हमारा संगीत गा रहे हैं, तो एक अपनेपन की फीलिंग आई। वही चीज़ थी, रोमांटिसिज्म से स्प्रेड किया गया। इससे नेटिव लैंग्वेज में इसलिए रखा जाता था कि लोग अपनी भाषा से जुड़ें, क्योंकि उस टाइम पे जो नेशन स्टेट बढ़ रहे थे, देखो इसमें नेशन स्टेट बेसिकली नेशन स्टेट बनाए गए थे। उनका मेन रीज़न नेशन स्टेट बनाने का ये था, नेशन स्टेट बनाना इसलिए था क्योंकि जो कल्चरल बेसिस है, जो लैंग्वेज बेसिस है, उन पे कंट्रीज और स्टेट्स को डिवाइड करना था। कल्चरल बेसिस मतलब एक तरीके की परंपराएं आपकी हों, एक तरीके रहन सहन हो, खान पीन हो, उस तरीके से आपको बांट दिया। फिर आपकी जो लैंग्वेजेस हैं उनके बेसिस पे स्टेट बांट दिए। उत्तर प्रदेश में हिंदी वाले बोलते राजस्थानी, मोस्टली हिंदी राजस्थानी, मराठी पीपल इन महाराष्ट्र, कन्नड़ पीपल इन कर्नाटका। सो ये क्या है, लिंग्विस्टिक बेसिस। अपने यहाँ पे बात कर रहा हूँ मैं, वहाँ पे भी ये सारी चीज़ें फॉलो की गई थी। आपने बेल्जियम वाला केस पढ़ा था, ठीक, और फिर श्रीलंका वाला केस पढ़ा था, स्पीकिंग सेनाला स्पीकिंग, ये वाला दैट वाज, आपको यूट्यूब चैनल में मिल जाएगी, यू कैन सी दैट।
अब ये सारी चीजें होगी तो दो रोमांटिक आर्टिस्ट यहाँ पे कौन से थे? पहले रोमांटिक आर्टिस्ट थे जॉहन गॉटफ्राइड हर्डर, और ये कहाँ से थे? ही वॉज फ्रॉम जर्मनी। ठीक, दूसरा नाम जो हमारे पास आता है वो कौन थे? ही वॉज कैरोल करपिंस्की। कैरोल करपिंस्की, ये कौन थे? कैरोल करपिंस्की थे। अब कैरोल करपिंस्की का रोल क्या था? जॉन गॉटफ्राइड हर्डर का रोल क्या था? जॉन गॉटफ्राइड हर्डर ने फोक सॉन्ग से कलेक्ट किए सॉन्ग्स और इनको स्प्रेड आउट किया, जर्मन लोगों को साथ में लेके आए, और इनकी कॉमन सेइंग थी दास वोक। दास वोक का मतलब था कॉमन पीपल, कॉमन पीपल। कैरोल करपिंस्की ने जो रोमांटिसिज्म स्प्रेड आउट किया वो किया था थ्रू फोक सॉन्ग्स एंड फोक डांसेस। दो फोक डांसेस थे इनके। दो फोक डांसेस कौन से थे? पोलनीज और माजुर्का। ठीक, ये तो काफी ज्यादा रोमांटिसिज्म स्प्रेड कराते हैं। ये कहाँ पे थे? पोलैंड में। अब यहाँ पे आगे चल के एक पोलैंड वाला केस आता है। होता क्या है, जो पोलैंड था, अब आपको मैंने ट्रीटी ऑफ वीना में पढ़ा था, पोलैंड का जो कुछ हिस्सा था दैट वाज गिवन टू रशिया। वो किसे दे दिया गया था? रशिया को दे दिया गया था। तो रशिया इस वाले पोर्शन पे क्या करता था? वो चाहता था कि इस सब को क्या किया जाए? रशियन लैंग्वेज और रशियन कल्चर सिखाया जाए। रशियन लैंग्वेज और रशियन कल्चर। कि आगे चल के फ्यूचर में कोई बात आती है तो बता सकेंगे कि भैया ये तो हमारी भाषा बोलते हैं, हमारा कल्चर फॉलो करते थे, हमारे हैं, अगर कहीं फ्यूचर में बाई चांस कोई बंटवारा होता है। ठीक है भैया। बट जो पोलिश के पीपल थे उन्हें काफी ज्यादा क्या किया? इसको अपोज किया। बट पोलैंड में जो सबसे ज्यादा जिन्हें अपोज किया वो थे यहाँ के फादर्स, फादर ऑफ चर्च। तो जो भी उस टाइम पे मास कंडक्ट करा जाते थे, क्या कंडक्ट करा जाते थे? मास। मास होती है मतलब क्रिश्चियन गो ऑन इन चर्च ऑन संडे, और वहाँ पे मास करा जाता है। तो मास वेर कंडक्टेड इन पोलिश लैंग्वेज। किस लैंग्वेज में होता था? पोलिश लैंग्वेज में होता है, एज अ साइन टू अपोज रशियन लैंग्वेज। बट लेटर ऑन इन फादर्स को सबको साइबेरिया के जेल में डाल दिया गया, वहाँ पे सर्दी के कारण की मौत हो गई। सो दिस वाज द होल रोमांटिसिज्म जो आपके चीज में है। तो रोमांटिसिज्म में बताया क्या गया है? रोमांटिसिज्म में यहाँ पे जो लोग थे, तो रोमांटिसिज्म में क्या हुआ? दो आर्टिस्ट हैं, वन और टू, जॉन गॉटफ्राइड हर्डर और कैरोल करपिंस्की फ्रॉम जर्मनी। और कैरोल करपिंस्की कहाँ से थे? कैरोल करपिंस्की वाज फ्रॉम पोलैंड। ठीक, ये पोलनीज और माजुर्का, दीज वर फोक डांसेस। क्या थे ये? फोक डांसेस। फिक्स डिपॉजिट नहीं है, एफडी लिख दिया, फोक डांसेस है, ये बात याद रखनी। ठीक, तो ये सारी चीजें हुई रोमांटिसिज्म के अंदर। मूव ऑन करते हैं। ठीक, अब आ जाते हैं हम रोमांटिसिज्म वाला टॉपिक खत्म हो गया। उसके बाद आता है हमारा जुलाई रेवोल्यूशन आता है। ठीक, जुलाई रेवोल्यूशन के पीछे कुछ आते हैं हमारा, जैसे ग्रीस वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस होता है 1832। स्टार्ट कब हुआ? 1821 में स्टार्ट हुआ। जुलाई रेवोल्यूशन में क्या हुआ? बर्बन डायनेस्टी को ओवरथ्रो कर दिया गया था यहाँ पे। ठीक, और फिर से यहाँ पे बर्बन डायनेस्टी हटा दिया और यहाँ पे नए राजा को बैठाया गया जो थी लुई फिलिप। लुई फिलिप को यहाँ पे बैठाया गया। उसके बाद भी कई सारी चीजें हुई। लुई फिलिप जब बैठ गए तो वो ही वॉज नॉट कैपेबल टू लुक आफ्टर द गवर्नमेंट प्रॉपरली, फीड नहीं कर पाए, लोगों के पास काफी ज्यादा शॉर्टेज पड़ गई, सब्सटेंशियल क्राइसिस हो गई। तो लोग सड़कों पे आ गए, पेरिस के रोड पे आ गए और प्रोटेस्ट करने लगे। अगेंस्ट हुम? प्रोटेस्ट किसके अगेंस्ट करने लगे? दे स्टार्टेड प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट लुई फिलिप। तो लुई फिलिप को वहां से फ्ली कराया गया, वहां से भगाया गया, और लोगों को प्रॉमिस किया गया कि उन्हें चौराहे पर नुक्कड़ नाकों पर लगाया गया कि हम क्या देंगे उन्हें, जो 21 साल के ऊपर है उन्हें सफरेज देंगे और सबको राइट टू एम्प्लॉयमेंट, सबको नौकरी देंगे। तो लोग खुश हो गए, वहां से क्या हो गए? लौट के चले गए। फिर केस ऑफ सिलेशिया वर्कर्स आता है, जहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर्स और वीवर्स के बीच में क्या होती है? दिक्कत होती है। वीवर्स कॉन्ट्रैक्टर के पास जाते हैं अपनी वेतन बढ़ाने के लिए, पगार बढ़ाने के लिए, बट जो कॉन्ट्रैक्टर होता है वो उन्हें मना कर देता है। कॉन्ट्रैक्टर रिफ्यूजेज देम। तो जब ये रिफ्यूज कर देता है कॉन्ट्रैक्टर, तो होता क्या है? जब कॉन्ट्रैक्टर ने उन्हें रिफ्यूज कर दिया तो जो वीवर्स होते हैं उसके घर पे जाते हैं, तोड़फाड़ करते हैं, उसके घर में आग लगा देते हैं। कॉन्ट्रैक्टर भागता है बगल वाले गांव में, तो बगल वाले गांव भी मदद नहीं करते। लेटर ऑन आर्मी के पास जाता है, आर्मी को कुछ पैसा खिलाता है, आर्मी वाले आते हैं और 11 लोगों को यहाँ पे जो वीवर्स थे उन्हें मौत के घाट उतार दिया जाता है। लेटर ऑन बाकी सारे वीवर्स इस डर के कारण वापस चले जाते हैं और अपना काम फिर से करने लगते हैं। ये सारे केस हो गए।
जब ये सारी चीजें खत्म हो जाती हैं तो उसके बाद हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है एक मे रेवोल्यूशन। ये तो है यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। ठीक, अब किस पे आएंगे अपन? यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। जल्दी जल्दी करते चलेंगे, ज़्यादा नहीं, रिवाइज करना अपन, रिवाइज पर्पज से अपन वीडियो देख रहे हैं तो उसी पर्पज से देख के चलेंगे। डिटेल वर्जन चाहिए तो ये वीडियो पहले से डिटेल में डली हुई है इस चैनल पे, नीचे जो फर्स्ट वीडियो देखोगे वो डिटेल में। ये वन शॉट है, इस पूरा चैप्टर्स कवर करेंगे अपन एक टॉपिक में, एक स्लाइड में। तो यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी की स्टार्टिंग होती है हमारे मे रेवोल्यूशन से। ठीक, अब हालांकि टॉपिक्स तो अलग अलग लिखे हैं बट मैं स्टार्टिंग इसी को मानता हूँ। मे रेवोल्यूशन 1848 में, ऑब्वियसली मे में हुआ था इसलिए मे रेवोल्यूशन है। तो ये कब हुआ? यहाँ पे सब जो मिडिल क्लास लोग थे, मिडिल क्लास, और मिडिल क्लास कितने लोग? 831 मेंबर्स। ये क्या बनाते हैं? सोचते हैं कि हम पार्लियामेंट फॉर्म करेंगे, और ये सभी जाके मिलते हैं कहाँ पे? सेंट पॉल चर्च। कहाँ पे? सेंट पॉल चर्च। और ये चर्च कहाँ पे था? फ्रैंकफर्ट जर्मनी। फ्रैंकफर्ट जर्मनी। यहाँ पे पहुँचते हैं और एक नया पार्लियामेंट बनाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे जो पोजीशन आती है राजा की, तो ऑफर करते हैं फ्रेडरिच विलियम फोर को। ये उस टाइम के क्या थे? प्रशिया के राजा, उस टाइम के, ये बात याद रखना। अभी आगे चल के अंदर पढ़ोगे तो फिर विलियम फर्स्ट हो जाएंगे प्रशिया के राजा। तो 1848 के टाइम पे थे, ये बात याद रखना। बट फ्रेडरिच विलियम फोर क्या करते हैं? इस ऑफर को रिफ्यूज कर देते हैं। इस ऑफर को क्या करते हैं? रिफ्यूज। उनका रिफ्यूज करने का रीज़न ये रहता है कि आज के टाइम पे हम ऐसा कर रहे हैं तो कल के टाइम हमारी कंट्रीज करेगी, तो वो अदर मोनार्क के साथ जुड़ जाते हैं। मोनार्क के साथ क्या कर लेते हैं? जुड़ जाते हैं, और इन्हें मना कर देते हैं, इन्हें कहते हैं नहीं हम नहीं करेंगे ये। तो जो मिडिल क्लास लोग होते हैं 831 मेंबर्स, वो जाके फाइनली अपनी पार्लियामेंट फॉर्म कर लेते हैं। दे फॉर्म देयर ओन पार्लियामेंट। पार्लियामेंट को अपना खुद का फॉर्म पार्लियामेंट फिर से बना लेते हैं। और जब पार्लियामेंट बनाते हैं तो फिर क्या होता है? पार्लियामेंट में मिडिल क्लास में भी कई सारे लोग थे, इसमें कुछ पीजेंट्री क्लास वाले भी थे, तो उनके बीच में बहस होती है। अब यहाँ पे जो मिडिल क्लास लोग थे वो बताना चाहते थे अपना डोमिनेंस, कि हम कितने ज़्यादा डोमिनेटिंग नेचर के हैं, हम कितना अच्छे हैं, हम कितनी अच्छी चीज़ें कर सकते हैं। तो जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा बहस होती थी, सोच नहीं मिला करती थी इन लोगों की। इसकी वजह से क्या हुआ? यहाँ पे कुछ लोगों ने यहाँ से पद छोड़ दिया पार्लियामेंट से। सम पीपल मूव, सम पीपल लेफ्ट। ठीक, और जब ज़्यादा लोग जाने लगे तो आर्मी को बुलाया गया। आर्मी को बुला के लेटर ऑन क्या कर दिया गया? डिसबैंड कर दिया गया। डिसबैंड, इस पार्लियामेंट को खत्म कर दिया गया। बट ठीक, आर्मी को बुलाया, सारी चीज़ें खत्म कर दी गई। फिर से देखो, 1848 मिडिल क्लास 831 मेंबर्स सेंट पॉल चर्च जर्मनी में मिले। वहाँ पे प्रशिया के किंग को क्या किया गया? यहाँ पे ऑफर किया गया किसका? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क का, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क ऑफ जर्मनी। बट इन्होंने मना कर दिया। उसके बाद मना कर दिया, जो रीज़न ये था कि हमारे यहाँ पे भी ऐसा हो सकता है तो नहीं करेंगे। फिर ये लोग मिडिल क्लास लोग फिर जाते हैं और अपना पार्लियामेंट खुद से बनाते हैं। तो कुछ पीपल इसे बीच में छोड़ देते हैं मतभेद के कारण। फिर लास्टली आर्मी को बुला के इस पूरे पार्लियामेंट को क्या कर दिया जाता है? डिसबैंड कर दिया जाता है, इस पूरे पार्लियामेंट को खत्म कर दिया जाता है। तो देख लो, और जो भी नोट्स हो इसके वो लिख लेना। ठीक, अब आते हैं, अब इसके बाद क्या हुआ? जब ये सारी चीज़ें हो गई तो कुछ सालों बाद ड्यूरिंग 1860s, अब यहाँ पे फिर मिडिल क्लास आई वापस। ठीक, और मिडिल क्लास इस टाइम पे जाती है फिर प्रशिया के पास। पहले भी प्रशिया के पास गई थी, फिर प्रशिया के पास जाती है। लेकिन जो इस टाइम के प्रशिया के राजा थे वो कौन थे? ए वॉज विलियम फर्स्ट। कौन थे? विलियम फर्स्ट। अब जो विलियम फर्स्ट थे तो मिडिल क्लास वाले लोगों ने कहा कि सर आप हमें फ्री करा दीजिए, हमारा एक यूनाइफाई करा दीजिए, हमारा नेशन स्टेट्स बनवा दीजिए, हम आपके बहुत आभारी रहेंगे। तो इन्होंने कहा भाई हम करा तो देंगे बट इन रिटर्न मुझे भी तो कुछ मिलना चाहिए, भाई मैं भला क्यों कराऊंगा। ठीक, तो इन रिटर्न क्या मिला? जब ये यूनिफाई करा देंगे जर्मनी को, ठीक, तो ये राजा बन जाएंगे इसके। ये क्या बन जाएंगे? इसके राजा। ही विल बी द न्यू किंग। तो ये क्या करते हैं? जो प्रशिया के राजा होते हैं उस टाइम पे विलियम वन, ये बोलते हैं अपने चीफ मिनिस्टर को, चांसलर को, ऑटो वन, ऑटो वन
बिस्मार्क, ऑटोमन बिस्मार्क से बोलते हैं कि तुम जाओ और इन कंट्री को यूनिफाई कराओ। तो ऑटोमन बिस्मार्क क्या करते हैं, जर्मनी की आर्मी, जर्मन आर्मी प्लस रशियन आर्मी, ये दोनों जाते हैं अगेंस्ट वॉर, वॉर लड़ते हैं। वॉर चलते हैं 7 ईयर्स, कितने साल चलते हैं, 7 ईयर। 3 वॉर चलते हैं, एक ऑस्ट्रिया के खिलाफ, एक डेनमार्क और एक फ्रांस। ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस, ये वॉर चलते हैं। और 7 सालों बाद लेटर ऑन 18 जनवरी 1871 क्या कर लिया जाता है, जर्मनी यूनिफाई हो जाता है। जर्मनी यूनिफाई, जर्मनी यहाँ पे यूनिफिकेशन पा लेता है और जर्मनी कंप्लीटली यूनिफाई हो जाता है। यहाँ पे लोग खुश थे। और जो नए राजा बनते हैं विलियम वन, तो विलियम वन का यहाँ पे नाम हो जाता है केसर विलियम वन। ये क्या बन जाते हैं, नए राजा केसर विलियम वन। केसर इसलिए क्योंकि केसर का मतलब होता है एम्परर ऑफ जर्मनी। केसर का मतलब क्या है, एम्परर ऑफ जर्मनी, क्योंकि इनका नाम पहले क्या था, विलियम वन। तो जब नए राजा बने जर्मनी के तो केसर विलियम वन नाम हो गया। ऑटोमन बिस्मार्क की खास बात यही, चांसलर थे और इनका जो नाम निकला था इन्हें बोला जाता था आयरन चांसलर। क्या बोला जाता था, आयरन चांसलर। आयरन चांसलर इसलिए बोलते थे क्योंकि जो पॉलिसी थी वो फॉलो करते थे, वो थी ब्लड एंड आयरन पॉलिसी। ब्लड एंड आयरन पॉलिसी का मतलब था जितने ज़्यादा हथियार होंगे उतना ज़्यादा खून होगा, और जितना ज़्यादा खून होगा उतनी ही जल्दी क्या मिलेगी, यहाँ पे आज़ादी मिलेगी। तो ये सारी चीज़ें इन्होंने फॉलो की और जर्मनी को यूनिफाई कराया। अब जर्मनी यूनिफाई कराने के बाद कुछ चेंजेस आए थे, ठीक, वो चेंजेस क्या थे। तो जर्मनी यूनिफाई हो गया, जब केसर विलियम बन गए तो चेंजेस आए। करेंसीज मॉडर्नाइज की गई, बैंक्स को नेशनलाइज किया गया, बैंक्स बनाए गए, ठीक। और जो चेंजेस पहले से प्रशिया में थे उन चेंजेस को फिर से जर्मनी पे इम्पोज किया गया। ये क्वेश्चन आ सकता है। इसके बाद मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, वो है यूनिफिकेशन ऑफ इटली। ये देख सकते हैं इटली का मैप लगा हुआ है यहाँ पे। तो यूनिफिकेशन ऑफ इटली में 3 लोगों की बहुत बड़ी भूमिका थी। वो 3 लोगों के नाम हम देखेंगे यहाँ पे। भाई चौथे की भी थी तो चौथे की भी उतनी थी, वो बता देंगे। गिसेप्पे मज़ीनी, गिसेप्पे गैरिबाल्डी और काउंट कपिलो कैवार। ठीक, गिसेप्पे मज़ीनी, गिसेप्पे गैरिबाल्डी और काउंट कमिलो कैवार, इन तीनों का बहुत ज़्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंस था, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। ठीक, तो गिसेप्पे मज़ीनी ने क्या किया, सीक्रेट सोसाइटीज़ बनाई थी। क्या बनाई थी, सीक्रेट सोसाइटी। 2 सीक्रेट सोसाइटीज़ इनने फॉर्म की थी। और 2 सीक्रेट सोसाइटी कौन कौन सी थी, एक थी इनकी यंग इटली और दूसरी थी यंग यूरोप। काउंट गैरिबाल्डी ने क्या दिए थे, वॉलंटियर्स को जोड़ा था। और इनके वॉलंटियर्स की जो आर्मी थी उसे बोलते थे रेड शर्ट्स। ठीक, इन्होंने क्या किया, यहाँ पे नेशनलिज्म को स्प्रेड किया। नेशनलिज्म क्या किया, स्प्रेड कराया इनने नेशनलिज्म पूरे यूरोप में, पूरे इटली में इन्होंने नेशनलिज्म को स्प्रेड किया। गिसेप्पे मज़ीनी का इसमें बहुत बड़ा रोल रहा। इन्होंने वॉलंटियर्स कलेक्ट किए, इन्हें नेशनलिज्म फैलाया। काउंट कमिलो के बाद को ये वॉलंटियर्स देते गए, वो गए किसके पास, ही वेंट टू विक्टर इमैनुअल। किसके पास गए ये गए विक्टर इमैनुअल सेकंड। इनके पास जाते हैं और बोलते हैं कि सर जी हथौड़ा गर्म है, लोहा गर्म है, हथौड़ा मार दो। ठीक, तो ये जाते हैं और ये सारे लोग मिलके वॉर कर देते हैं अगेंस्ट अदर स्टेट्स। अदर स्टेट का मतलब ये था जो हमारी इटली थी। ठीक, तो इसमें से जो आपको ये दिख रहा है, ठीक, ये पीडमोंट और ये सार्डिनिया। सार्डिनिया पीडमोंट सिर्फ किसके अंडर थे, ये जो पीडमोंट है और ये सार्डिनिया है ये सिर्फ विक्टर इमैनुअल के अंडर आते थे। बाकी सारे स्टेट किसी ना किसी के अंडर थे। ठीक, बीच का पार्ट सिसिली, बाकी अदर अदर पार्ट्स वेर अदर अदर दूसरे लोगों के पास थे, पोप के पास थे, बर्बन डायनेस्टी के पास थे, तो उनसे वापस लिए गए। और लेटर ऑन फिर क्या किया गया,
18 लेटर ऑन इसके बाद क्या हो गया, इटली यूनिफाइड हो गया। इटली वॉज यूनिफाइड, यहाँ पे इटली क्या हो गया, यूनिफाइड हो गया। और उसके बाद कोई चेंजेस नहीं है, छोटा सा टॉपिक था। उसके बाद इटली यूनिफाई आया था। उसके बाद केसेस आते हैं ग्रेट ब्रिटेन वाले, केस ऑफ ग्रेट, यहाँ पे दो कंट्रीज आती हैं हमारी, एक आती है आयरलैंड, एक आती है स्कॉटलैंड। अब पहले ब्रिटेन का क्या था, ब्रिटिश कंपनीज का क्या करती थी, अपना कल्चर इम्पोज करके कंट्रीज को अपने अंडर ले लेती थी। ठीक, कल्चर इम्पोज किया और उन्हें अपने अंडर ले लिया। तो वो सेम चीज़ उन्होंने की स्कॉटलैंड के ऊपर, और 1707 में एक्ट ऑफ यूनियन, स्कॉटलैंड को अपने अंडर उन्होंने कर लिया, स्कॉटलैंड उनके अंडर आ गया, और स्कॉटलैंड वाज द पार्ट ऑफ ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन। इंग्लैंड था जो ग्रेट ब्रिटेन बनने वाला था। आयरलैंड में क्या हुआ, आयरलैंड में दो तरह के क्रिश्चियंस थे, एक थे कैथलिक्स और दूसरे थे प्रोटेस्टेंट्स। तो किया क्या, प्रोटेस्टेंट तो थे लेस अमाउंट में, प्रोटेस्टेंट वेर इन लेस अमाउंट, तो जो ब्रिटेन के कैथलिक्स थे उन्होंने इनका सपोर्ट किया प्रोटेस्टेंट्स का, और इन्हें क्या कर दिया, वॉर में हरा दिया। और लेटर ऑन जब ये पावर में बैठे, ठीक, ये जब किस में बैठे, पावर में बैठे, तो इनका मिसयूज करके 1801 में क्या कर लिया, आयरलैंड को भी अपना पार्ट बना लिया, आयरलैंड को भी यूनिफाइड कर लिया, आयरलैंड यूनिफाइड, आयरलैंड को भी इन्होंने यूनिफाइड कर लिया। अब यहाँ पे दो चीज़ें पूछी जाती हैं, एक पूछा जाता है नेशनल एंथम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, तो दैट वाज गॉड सेव आवर नोबल किंग, बाकी सारी चीज़ें लिखी हुई हैं यहाँ पे। ठीक, आयरलैंड स्कॉटलैंड 1707 एक्ट ऑफ यूनियन, 1801 आयरलैंड को यूनिफाई कर दिया गया था, ग्रेट ब्रिटेन बन गया था जो ये इंग्लैंड था। उसके बाद एक टॉपिक आता है एलिगोरी। एलिगोरी थे क्या, एलिगोरीज वेर फीमेल फिगर्स थे, स्टैचूज थे, ये किसी वुमेन को रिसेंबल नहीं करते थे या सिंबलाइज नहीं करते थे। इनका सीधा मतलब ये था, ये किसको बताते थे, ये सारी चीज़ें बताते थे कि एक पर्टिकुलर देश की वो इमेज है, और उसके हाथ में जो जो चीज़ें हैं वो, या उसके जो क्लोथ्स हैं, या फिर जो लीव पहने, वो लीव्स पहने हुए है, या हाथ में त्रिशूल लिए हुए है, ट्राइडेंट लिए हुए है, कुछ भी चीज़ लिए हुए, तो वो किसको सिंबलाइज करता है। Allegories were women figure, लिखे दे रहा हूं मैं। जो एक कंट्री को क्या करती थी, यहाँ पे सिंबलाइज करती थी, दैट वाज एलेगोरी। अब यहाँ पे तीन एलेगोरीज के बारे में पढ़ा है। पहला पढ़ा है जर्मनी, जर्मनी की थी जर्मेनियन, फ्रांस क्रिश्चियाना, और ब्रिटेन की ब्रिटेनिया। ये तीन एलेगोरीज थी, इनके बारे में पढ़ लेना। ठीक, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इनके बारे में क्या करो, पढ़ो। एलेगोरीज एक अच्छा टॉपिक है। बेसिकली पिक्चर्स आती हैं कि मतलब फ्रेंच कॉइन्स के पीछे किसकी पिक्चर रहती थी, और फ्रांस की कौन थी, क्रिश्चियाना मैरियाना, तो उसकी बेसिक पिक्चर रहेगी एलेगोरी। अगर पूछा जाए व्हाट इज एलिगोरी, तो एलिगोरी इज अ विमेन फिगर ऑफ स्टोन दैट डज नॉट रिजेंबल एनी वन, किसी को भी रिजेंबल नहीं करती, ठीक, बट वो फीमेल फिगर है ना, किसी की तरह दिखती है, वो एक देश को यूनिफाई करती, सिंबलाइज करती है कि देश कैसा है हमारा, क्या रिप्रेजेंट करता है, क्या हमारे आइडियाज हैं, क्या हमारे मोटोज हैं, उन सारी चीज़ों को ये बताता है।
ठीक, लास्ट टॉपिक पे आते हैं चैप्टर के, तो वो होता है बाल्कन्स। बाल्कन्स फिर आएगा इंपीरियलिज्म क्या होता है तो वो समझ लो। तो बाल्कन्स वे द रीजन, ये यूरोप में रीजन था, ठीक। और बाल्कन्स नाम इसका इसलिए पड़ा क्योंकि बल्गेरिया वाज अ कंट्री, बल्गेरिया कंट्री में माउंटेन रेंज है, क्या है, माउंटेन रेंज, और इस माउंटेन रेंज का नाम है बाल्कन, जिसके वजह से ये रीजन का नाम पड़ा था। बाल्कन रीजन वाज फर्स्टली अंडर, किसके अंडर आता था ये, ऑटोमन एम्पायर, किसके अंडर आता था, ऑटोमन एम्पायर के अंडर ही आता था, ठीक। बट ऑटोमन एम्पायर जो समय के साथ क्या हो गया, फ्रेगमेंट होता गया, क्या होता चला गया, फ्रेगमेंट। फ्रेगमेंट का मतलब होता है टूटता चला गया छोटे छोटे हिस्सों में। तब टूटता चला गया छोटे छोटे हिस्सों में, तो जो पावर थी वो उतनी ज्यादा सॉलिडिफाई नहीं हो पाई, इट गॉट रिड्यूस्ड टू वेरी लेस पावर। और जो सॉलिडिफाई, जो फ्रेगमेंट्स हुए, व्हेन द Ottoman Empire got fragmented over its territories, over its region, when it got fragmented, the power remained very less. Now it was more fragile to take over the Balkan region as it was before. तो इसको ब्रेक डाउन कर दिया, फ्रेगमेंट्स टूट गए इसके। तो जब फ्रेगमेंट्स इसके बटे, तो जो नेबरिंग कंट्रीज थी, ऑल ट्राइड टू सीक ओवर द बाल्कन रीजन, एवरीवन वांटेड कि बाल्कन उनका हो जाए, बिकॉज बाल्कन वाज अ जियोपॉलिटिकली स्ट्रॉन्ग रीजन, जियोपॉलिटिकली स्ट्रॉन्ग रीजन। जिसके पास ये रीजन होता है उसके आसपास की कंट्रीज उसके आसपास भनकती भी नहीं, बहुत अच्छा रीजन था ये। ऑटोमन एम्पायर के पास रहा, ये रहा। इसके पीछे कई सारे स्मॉल स्मॉल वॉर्स भी हुए, क्या हुए, स्मॉल वॉर्स। और जब स्मॉल वॉर्स खत्म हो गए तो यही रीजन था जो कई सारे स्मॉल वॉर्स हुए, और हम बोलेंगे सिविल वॉर्स। और लेटर ऑन यही रीजन था, बाल्कन वाज द ओनली रीजन फॉर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। इसी की वजह से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ, क्योंकि इसी की सारे लोग डिमांड कर रहे थे कि हमें बाल्कन चाहिए, हमें बाल्कन चाहिए। बट नो कंट्री वॉज रेडी टू गिव बाल्कन, सब लोग अपनी उस पर दावेदारी बनाना चाहते थे, एवरीवन वांटेड कि बाल्कन उनका हो। सो दिस वाज द रीजन। लास्टली टॉपिक पे आते हैं, तो वो होता है इंपीरियलिज्म। इंपीरियलिज्म, ठीक। तो इंपीरियलिज्म होता क्या है, इंपीरियलिज्म होता है अपनी कंट्रीज के टेरिटरीज को और एक्सपेंड करना और आगे बढ़ाते चले जाना, ठीक। कंट्रीज के टेरिटरीज को बढ़ाते चले जाना, और इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भूमिका किसने निभाई, सब लोग जानते हैं उन्हें, ब्रिटेन। ब्रिटेन ने अपना ओवरसीज इतनी टेरिटरीज बना ली थी, ब्रिटेन बिकम अ कॉलोनियल पावर। When Britain became a colonial power, mostly around 50% of the world was its colony, and they were seeking all the raw materials, all the resources from these colony, and colonial power was gaining more and more power. तो ब्रिटेन ने कई सारी कॉलोनीज बना ली थी। इंडिया, हम लोग भी ब्रिटेन की कॉलोनी रहे हैं फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, लेटर ऑन दे टुक सम पावर। फिर 1947 में हमें क्या मिली, इनसे आज़ादी मिली। तो इंपीरियलिज्म का मतलब होता है व्हेन कंट्रीज वांट टू एक्सपेंड देयर बाउंड्रीज एंड टेक ओवर द रिसोर्सेज ऑफ अदर कंट्रीज, उसको बोला जाता है यहाँ पे इंपीरियलिज्म, ठीक है। तो यहाँ पे चैप्टर हो जाता है खत्म। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस चैप्टर से आ सकते हैं वो देखो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, पहली बात तो यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी और इटली। तो जर्मनी का तो भाई इसी साल आया था 2024 में क्वेश्चन, ठीक। तो नो डाउट ये दोनों इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आप पढ़ना ही पढ़ना है। दूसरा मेजरली इंपॉर्टेंट है हमारा बाल्कन्स। देखो इंपॉर्टेंट तो पूरा चैप्टर है, ठीक, बट ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट पे आपको ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। तीसरा आता है हमारा ट्रीटी ऑफ वियना, इस पे भी ध्यान देना है आपको। और जो पहले पेज पे पेंटिंग देखी थी, उस पेंटिंग को भी हमें ध्यान लेना है। दिस चैप्टर इज हेंस completed. Today is dated 5 August 2024। ये चैप्टर मैंने करा दिया है, अब सारे स्लाइड्स एक बार देख लो। हाँ।
नेशनलिज्म समझ लिया था, नेशनलिज्म होता क्या है वो सारी चीजें समझ ली। उसके बाद पहली पेंटिंग देखी, यूटोपियन विजन क्या होता है, पेंटिंग इसने बनाई थी, फ्रेडरिक सोलन बनाई थी, 1848 में इस पेंटिंग को बनाया गया था। उसके बाद हमने देखा फ्रांस में कौन आया 1798 में, नेपोलियन आया। नेपोलियन आया तो अपने साथ क्या लाया, चेंजेस लाया। कौन कौन से चेंजेस लाया, एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस लाया, पॉलिटिकल चेंजेस लाया। इससे इस पीपल वेर वेरी हैप्पी। एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस, उतने ही उदास हो गए, ठीक, उतने ही खुश थे, उतने क्या हो गया बाद में, दे वर अपसेट। नेक्स्ट, ट्रीटी ऑफ वीना पढ़ी, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो लिखे हुए हैं, आप नोटबुक में लिख लेना। उसके बाद ज़ोल्वरीन 1834, कस्टम यूनियन, करेंसी रिड्यूस्ड टू 2, टैरिफ बैरियर्स वर रिमूव्ड। नेक्स्ट इज रोमांटिसिज्म, अपनेपन की फीलिंग को स्प्रेड कराना, फोक सॉन्ग्स, फोक पोएम्स, हाइम्स, ओथ, एंथम, इन सब से। उसके बाद यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। मे रेवोल्यूशन पूरा लिखा हुआ है, फ्लो चार्ट देख लेना, वीडियो रिवाइज करके फिर से कर लेना। देन मिडिल क्लास, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी कंटिन्यूशन है, और ये पूरी एंडिंग है। 18 जनवरी 1871 को फ्रीडम मिल गई थी। उसके बाद आता है हमारा यूनिफिकेशन ऑफ इटली, ये यूनिफिकेशन ऑफ इटली। देन आता है उसके बाद केस ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, एलिगोरीज क्या थे, बाल्कन्स क्या था, इंपीरियलिज्म क्या है, और लास्टली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हियर दिस चैप्टर इज ओवर, पीस। थैंक यू एवरीवन, होप यू लव द लेक्चर। जो भी आपके डाउट्स वगैरह हुआ करें वो आप कमेंट सेक्शन में डाल, आई विल बी रेडी टू आंसर देम विद इन few hours, 6 hours or 7 hours, जितना जो भी मुझे टाइम लगेगा, व्हेन आई एम फ्री आई एम रेडी टू आंसर दोस क्वेश्चंस। जो भी आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए आप उसके बारे में बता सकते हो कि मुझे नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, सो आई विल बी ईगर टू मेक दोज वीडियोज ऑन दोज टॉपिक्स। क्लियर, अंडरस्टूड, थैंक यू सो मच।